हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और एक नया फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने जाना था। और मोमेंटम को जानने के बाद हम लोगों ने जो मेरा सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जाना था। तो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे और रिकॉइल और मजल वेलोसिटी हम लोग दोनों चीज देखेंगे। तो पहला आज हम लोग का इस वीडियो में टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप देख सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने पढ़ा था मोशन के बारे में कि जब तक एक बॉडी रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक कि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करता हो, है ना। और हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का थर्ड लॉ या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन, है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। कभी भी जब एक एक्शन होगा, कभी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे एक फोर्स को अप्लाई करेंगे तो एक इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आप कह सकते हैं हमेशा पैदा होगा। ठीक है, या हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं कि बॉल बाउंस करता है ना। बॉल को जब हम लोग ग्राउंड पे फेंकते हैं या किसी सरफेस पे फेंकते हैं तो इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड अगेन इट्स कम्स अप, है ना, वो बाउंस करता है ना। तो ये बाउंस क्यों करता है? ये बाउंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही करता है, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा है तो ये कुछ एक्शन कर रहा है, ग्राउंड पे एक एक्शन कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो रिएक्शन के रूप में फोर्स भी उस पर कुछ फोर्स, जो हम लोग का ग्राउंड है वो भी बॉल के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है रिएक्शन के फॉर्म में, और ये बॉल क्या है, ऊपर बाउंस कर जा रहा है। सेकंड हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एक रॉकेट। रॉकेट क्यों उड़ता है? देखिए रॉकेट क्या करता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्यूल को बर्न करके नीचे बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जो क्या होता है, उस रॉकेट का एक्शन होता है। एंड व्हाट इज द रिएक्शन इन दिस केस? इन दिस केस द रिएक्शन इज द अपलिफ्टमेंट, है ना। उसको क्या कर रहा है, रिएक्शन के रूप में ग्राउंड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से रॉकेट उड़ पा रहा है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है। कुछ और अगर और एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग किसी को मारते हैं या किसी को स्लैप या पंच करते हैं या किसी को किक भी करते हैं तो वहां पे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई करता है कि जब हम लोग किसी को फॉर एग्जांपल पंच कर रहे हैं ना, तो पंच करते हुए क्या होता है कि इस सरफेस पे फॉर एग्जांपल आप इस पर्सन को पंच कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, पेन फील होगा, लेकिन वही पेन आपको हाथ में भी फील होगा। अगर आप चाहें तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं। और जब आप ऐसे मारते हैं तो उधर क्या होता है कि एक्शन है हाथ के ऊपर, तो हाथ में पेन होगा और साथ ही साथ आपके इस पाम में भी या फिंगर्स पे भी पेन फील होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन बट इट इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखें तो एक्शन इस डायरेक्शन में था और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन निकला। ठीक है, तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए चलते समय भी ऐसा होता है, जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग ग्राउंड के पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। चलते समय हम लोग ग्राउंड में पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से ग्राउंड हम लोग पे फोर्स लगाता है एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्विमिंग भी ऐसा ही होता है। स्विमिंग में क्या होता है कि हम लोग वाटर में फोर्स लगाते हैं। जब हम लोग स्विम कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन आवर बॉडी एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, है ना। हम लोग एक मोशन में आ जाते हैं जब हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं स्विमिंग के सामने। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये हर जगह मतलब काफी सारे इसके एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ने देखा कि हम लोग चल भी पा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही, क्योंकि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे तो ग्राउंड एक ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगाता है, तब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग एक और चीज डिराइव कर लेते हैं जो हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में काम आएगा। हम लोग अभी मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में ही बता रहा हूँ कि कंसीडर अगर हम लोग करेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है, ठीक है, और अगर एक बॉडी लेट्स से एक इधर बॉडी है और अगर ये दोनों टकराते हैं, ठीक है, ये टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि टकराने की वजह से क्या होगा, ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये ए पे एक फोर्स अप्लाई करेगा एफ, ठीक है, एफ क्या है, हम लोग फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक्शन। अब सेम क्या करेगा, ए भी एक फोर्स अप्लाई करेगा बी पे, है ना, जो क्या रहेगा एफ, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा कि ये माइनस एफ हो जाएगा। माइनस एफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जब फोर्स ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कभी भी हम लोग बॉल को फेंकते हैं, है ना, तो उसमें एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से बॉल रुक जाता है ना, जब आप ग्राउंड में ऐसे फेंकेंगे बॉल तो कुछ समय बाद रुक जाता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। और ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में एक्ट करता है फ्रिक्शनल, तो वो क्या है नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा, एफ और एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, है ना, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है और इसीलिए हम लोग इधर क्या लगा दिए, माइनस का साइन लगा दिए, और ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव, और ये दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मजेदार भी टॉपिक आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जानने पहले आपको मोमेंटम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये जानना पड़ेगा। मैंने वीडियोस में समझा दिया है, मैं समरी टाइप का अभी जल्दी से बता देता हूँ। मोमेंटम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। कभी भी जब एक बॉडी चल रहा होता है तो उसके अंदर कुछ मास और वेलोसिटी होता है, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होता है हम लोग का मोमेंटम, और इसी में हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए हम लोग एक चीज कंसीडर करते हैं, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं समझने के लिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। तो हम लोग एक बॉडी लेंगे, है ना, ए जिसका हम लोग नाम ले देते हैं, और एक और बॉडी है जिसका नाम है बी, ठीक है, और इनिशियली इनका मास हम लोग लेते हैं m1 और इसका मास है m2, ठीक है, इसका मास क्या है m2, और ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से, लेट्स से u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये चल रहा है u2 से, है ना, हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, कुछ समय बाद, है ना, इस सिनेरियो में क्या कर रहा है कि ये लोग लीनियर पाथ पे चल रहे हैं ना, एक स्ट्रेट मोशन में चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि ये जो v1 है, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो हम लोग जानते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैक पे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं और आपके आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो कम है और आपका ज़्यादा है, तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि आप दोनों जाके आगे टकरा जाएंगे, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कुछ समय बाद, ठीक है, टी जितना टाइम के बाद ये क्या कर गया, इधर टकरा गया, ठीक है। अब देखिए टकराने पे क्या होगा कि ए वाला ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स एक्ट करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं इधर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इधर क्या करेगा, एक एफ फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और एक माइनस एफ फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए कभी भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट टकराता है तो टकराने के बाद वो लोग चिपके नहीं रहते हैं, है ना, कुछ डायरेक्शन या कुछ मोशन में आ जाते हैं। तो लेट्स से ये फोर्स की वजह से, है ना, इस सिनेरियो में ये लोग क्या किए, टकराने के बाद मोशन में आ गए, ठीक है, वेलोसिटी इन लोगों ने गेन कर लिया। तो जो हम लोग का ऑब्जेक्ट ये ए है वो फाइनल वेलोसिटी v1 से चलने लगा, और मास तो हम लोग का कांस्टेंट रहेगा वही लीनियर पाथ में, और बी वाला भी चलने लगा v2 से, और मास अगेन उसका कांस्टेंट रहेगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे, ठीक है। तो अब देखिए इधर क्या हो गया कि ये लोग कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे थे, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, और इनमें जब पीछे वाला ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चल रहा था इसलिए वो लोग टकरा गए, कोलिजन हुआ, इधर मैं लिख देता हूँ क्या हुआ, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। टकराने के बाद ये लोग क्या किए, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से फिर से चलने लगे, ऑब्जेक्ट ए भी चलने लगा और ऑब्जेक्ट बी भी चलने लगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग निकालते हैं मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि इसमें मोमेंटम की बात किया गया है।
तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालते हैं। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1। ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बी का भी निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, ठीक है, वेलोसिटी और मास को मैंने इंटू कर दिया। ऐसे ही हम लोग ये क्या हो गया, हम लोग का इनिशियल मोमेंटम है ना। अब हम लोग निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए हम लोग को फाइनल वेलोसिटी और मास को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं ऑब्जेक्ट ए का, जो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोग का m1 v1। अगेन ऑब्जेक्ट बी का भी निकाल लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का फाइनल मोमेंटम निकल गया और ये निकल गया हम लोग का इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का अब मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब मोमेंटम हम लोगों ने दोनों निकाल दिया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इधर देखिए टोटल मोमेंटम, ये मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का सम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ दिस टू कंबाइंड, ठीक है। वो कैसे होगा मैं लिख के दिखा देता हूं, तब आप समझ जाएंगे। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, या ये लॉ क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, मतलब टोटल मोमेंटम मतलब क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू द, इसको हम लोग अगेन इसको प्लस कर देंगे, प्लस m2 u2। तो यही ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये लॉ कहता है, अब इस लॉ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि ये लॉ क्या है, सही है, और कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहां तक हम लोग का काम हो गया, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं टू प्रूव, दिस वी विल हैव टू प्रूव दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लिख सकते हैं बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस एफ, है ना, क्योंकि इधर क्या है, ये दोनों इक्वल हैं और एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस एफ। अगेन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट। अब क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मास इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, मास मतलब m1, हम लोग इसका निकाल रहे हैं। अब हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जहाँ पे रेट रहता है वहां पे हम लोग टाइम लगा देते हैं। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट का v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u1 बाय टाइम इज इक्वल टू, देखिए इधर मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इधर क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला में ही इसको बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। ये था हम लोग का मास m1 हम लोग ने लगा दिया, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हम लोग यहाँ था, टाइम इसको क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी का निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू द F इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास था m2, अब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, v2 माइनस u2 बाय टाइम, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि इधर क्या है, टाइम डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े हैं, तो इधर क्या होगा, इनटू में आ जाएगा, तो ये टाइम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब टाइम कैंसिल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ही, इधर हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, सिंपली इन दोनों को, या m1 को इसके साथ इंटू किया और m1 को u1 के साथ इंटू किया, इज इक्वल टू m स्क्वायर या m2 v2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इधर माइनस होगा, क्योंकि ये वाला क्या होगा कि f इज इक्वल टू माइनस f1। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये माइनस क्यों होगा।
क्योंकि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का फोर्स माइनस है, इसलिए उसका मास इंटू एक्सेलरेशन भी माइनस में आएगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए इधर वैल्यू क्या होगा, माइनस में, तो इधर हो जाएगा ये माइनस। अगेन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ इंटू कर दिए तो हम लोग का आया m2v2। अब इसको हम लोग कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी से इंटू। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस m2u2। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करना है। हम लोग को ये वाला चीज निकल गया, तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2u2 और v2 प्लस m2u2। ये वाला सेम चीज मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को सिंपली रीअरेंज कर लेना है ना, मतलब माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1v1 माइनस, अब माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, अगेन इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल के हिसाब से, है ना। कभी भी हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए यह हो गया। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो इक्वेशन है वो एकदम सटीक बैठता है और इसका जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मजल फोर्स और रिकॉइल वेलोसिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी। तो रिकॉइल एंड मजल वेलोसिटी क्या होता है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ही बेस्ड है और उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। तो मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, कभी भी जब आप देखे होंगे, कभी भी आप किसी इमेज में या वीडियोस में आप देखे होंगे कि कभी भी एक आर्मी ऑफिसर या कोई भी पर्सन जब फायर करता है किसी भी बंदूक से, तो वो क्या करता है कि बैकवर्ड फोर्स को महसूस करता है ना। कोई भी अगर गन को फायर करते हैं तो एक रिकॉइल होता है ना, वो जो एक पीछे की तरफ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉइल। अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें कैसे आया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे आया कि एक्शन में क्या हुआ, गोली बाहर निकली, और रिएक्शन में क्या हुआ कि बॉडी पीछे गया, तो इधर क्या हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन हो गया, एंड इट इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए गन कैसे काम करता है। गन काम करता है कि फोर्स अप्लाई करता है बुलेट पे, है ना, ये बुलेट पे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुलेट एंड द बुलेट आल्सो अप्लाइज अ फोर्स ऑन द गन, ठीक है। तो फोर्स क्या है, गन के ऊपर भी अप्लाई होता है। कैसे कि जब एक गन को हम लोग फायर करते हैं तो बुलेट पे ही जब फोर्स लगता है तभी बुलेट बाहर निकलता है। गन क्या करता है, उस पर बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है और अंदर एक्सप्लोजन होता है तो वो बुलेट बाहर जाता है, ठीक है। अब क्या करता है कि बुलेट भी एक फोर्स अप्लाई करता है हम लोग के बंदूक के ऊपर, इसीलिए आप देखे होंगे कि बंदूक पीछे की तरफ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मजल और रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं किसको है, मजल वेलोसिटी हम लोग उसे कहते हैं जो गन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज द मजल वेलोसिटी, जो गन अप्लाई कर रहा है बुलेट पर उसे हम लोग कहेंगे मजल वेलोसिटी। और रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का बुलेट अप्लाई कर रहा है ऑन द गन, इट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो यही था लास्ट हम लोग का टॉपिक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियोस में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं लाइक ग्रेविटेशन, बायोलॉजी के भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड मोमेंटम एक नया चीज़ देखे, और साथ ही साथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने देखा। तो आई होप आप अच्छे